नमस्कार मित्रों, मैं हूं सत्येंद्र कुमार यादव। एक बार फिर आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एसएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है मित्र। जैसा कि जानते हो मित्र, मैं आपको इस चैनल पे टेट, सुपर टेट और सी टेट की मैं तैयारी करवाता हूं मित्र। और इस चैनल पे मैं आपको टेट, सी टेट और यूपी टेट से जो महत्वपूर्ण होता है, चाहे जितने भी स्टेट के टेट हों, उससे जो महत्वपूर्ण आपके चैप्टर्स हैं। इस समय मैं मैथ का चैप्टर्स कवर करा रहा हूँ मित्र। मैथ के चैप्टर में मैंने संख्या पद्धति को मैंने कवर कर लिया है मित्र, नंबर सिस्टम को। आज हम पढ़ने वाले हैं लसा और मसा। हम पहले चीज़ों को समझेंगे मित्र, चीज़ों को सीखेंगे, क्योंकि मैथ सीखने वाली सब्जेक्ट होती है। पहले चीज़ों को सीखेंगे, उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपको लांग विधि से भी हल करेंगे, शॉर्टकट मेथड से भी हल करेंगे। जो जैसे भी हो सकेगा मैं आपको सिखाने का पूरा प्रयास करूंगा मित्र। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिल सके। ठीक है मित्र, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं मित्र आपको एलसीएम और एचसीएफ, यानी हम बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के विषय में। ठीक है ना। यानी पहले हम जानेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट कि एलसीएम एचसीएफ होता क्या है, या एलसीएम एचसीएफ को पढ़ने से पहले हमें किन चीज़ों को पढ़ना अनिवार्य होता है। क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं मित्र, जैसे अगर बात करें किसी अगर पौधे को काटना हुआ, तो जो उसके आसपास की झाड़ियां होती है पहले हम उसको साफ करते हैं मित्र। ठीक है ना। ठीक यही मेथड मैं यहाँ अप्लाई करूंगा। यानी चैप्टर को पढ़ने से पहले मित्र मैं पहले आपको इस चैप्टर के बारे में जितनी भी छोटी छोटी जानकारियां होंगी, जिनसे आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है, खासकर टेट, सी टेट और यूपी टेट में इनसे प्रश्न बनते हैं, उन छोटे छोटे चीजों से, तो मैं उन चीजों को सिखाऊंगा आपको। ठीक है मित्र, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अगर एलसीएम एचसीएफ पढ़ने से पहले मित्र, चूंकि एलसीएम का पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म जो होता है मित्र, होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है मित्र? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम का फुल फॉर्म होता है। अब इसके हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी होता है लघुत्तम। क्या होता है मित्र? लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है मित्र, लघुत्तम समापवर्त्य होता है। अगर हम बात करें मित्र कि लघुत्तम का मतलब, तो लघुत्तम का मतलब होता है कि छोटी से छोटी। अब समापवर्त्य क्या होता है या अपवर्त्य क्या होता है? क्योंकि समापवर्त्य दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन अपवर्त्य। किससे मिलकर बना है धन मित्र? कहेंगे सम धन अपवर्त्य। तो सम क्या होता है, अपवर्त्य क्या होता है, पहले हम इनके विषय में जानेंगे। क्योंकि आपके एग्जाम में अपवर्त्य से भी प्रश्न बनते हैं, समापवर्त्य से भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है मित्र, तो पहले हम इनके बारे में विस्तृत चर्चा कर लेंगे, फिर आगे हम चलेंगे कि आखिर समापवर्त्य क्या होता है, आपका एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम। चलिए मित्र, पहले हम समापवर्त्य की बात कर लेते हैं। अगर हम बात कर लें कि एचसीएफ, तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? एचसीएफ को मित्र, एचसीएफ या इसको एक और नाम से जानते हैं जीसीडी। जीसीडी। अगर एचसीएफ की बात करें मित्र, तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है मित्र, या कह सकते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्या कह सकते हैं? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है मित्र, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कह सकते हैं, या कह सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ध्यान दीजिएगा मित्र, अब इनका जो हिंदी होता है वो होता है महत्तम समापवर्तक। क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। ठीक है ना। अब यहां महत्तम समापवर्तक है, तो महत्तम का मतलब होता है बड़ी से बड़ी, और समापवर्तक दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर बात करें तो समधन अपवर्तक। किससे मिलकर बना है दोस्त? तो कहेंगे समधन अपवर्तक से। ठीक है ना। तो यहां हम चीजों को समझेंगे मित्र कि जो अपवर्तक क्या होता है और सम क्या होता है। क्योंकि ये समापवर्त्य होता है, ये अपवर्तक होता है। यानी लघुत्तम समापवर्त्य होता है और ये होता है समापवर्तक होता है। काफी जो आपके टीचर्स होते हैं मित्र, वो इनमें डिफरेंस नहीं बताते। वो लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं, महत्तम समापवर्तक कहते हैं, यानी दोनों को समापवर्तक कहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मित्र, इनमें काफी अंतर होता है। अपवर्तक और अपवर्त्य में काफी अंतर होता है। अगर अपवर्त्य की बात करें तो अपवर्त्य को मल्टीपल कहा जाता है, जबकि अपवर्तक को फैक्टर कहा जाता है। इसकी बात करें, अपवर्त्य को गुणज कहा जाता है। अपवर्त्य को क्या कहा जाता है? तो कहेंगे गुणज कहा जाता है। जबकि फैक्टर की बात करें अपवर्तक को, तो इसको कहा जाता है आपका गुणनखंड।
क्या कहा जाता है मित्र? तो कहेंगे गुणनखंड कहा जाता है। तो आप जान लीजिए कि फैक्टर, गुणज और गुणनखंड में क्या अंतर, आज हम इसके बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है मित्र, तो चीजों को मैं एक एक करके सिखाता चलूंगा, तो ध्यान से आप इस चैनल पे बने रहिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा मित्र, उम्मीद करते हैं बड़ी मजा आएगा। ठीक है मित्र, और आप इस चीजों को सीख लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं। अगर हम बात करें मित्र की अपवर्तक के बारे में, तो पहले समझते हैं कि पहले अपवर्त क्या होता है। ठीक है ना, पहले हम देख लेते हैं कि अपवर्त क्या होता है, समापवर्त उसके बारे में समझेंगे। अगर हम अपवर्त की बात करें, ठीक है मित्र, किसकी बात करें? अपवर्त की। तो ध्यान से सुनिएगा, अपवर्त को पहली बात गुणज भी कहते हैं, इसको अपवर्त या क्या कह लें? गुणज कह लें। अगर इसके इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में इसे मल्टीपल कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्र? कहते हैं मल्टीपल। ठीक है ना, अब पहले समझते हैं कि चीजें समझते हैं कि मल्टीपल होता क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अगर मल्टीपल की बात करें मित्र, ठीक है, तो कहेंगे कि किसी भी, ठीक है ना, कहेंगे मित्र किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाली, किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाली जो संख्याएं होती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? अपवर्त या गुणज होती है। यानी किसी संख्या से जो पूर्णतः संख्याएं विभाजित होने वाली होंगी उन्हीं को क्या कहेंगे? तो अपवर्त या गुणज कहेंगे। अब जैसे कहेंगे क्या, अगर मान लीजिए 6 के अगर हम अपवर्त की बात करें तो 6 का क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सर 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 6 का अपवर्त 6 भी हो सकता है, और उसके बाद 24 हो जाएगा। मतलब ऐसे कह के इनफाइनाइट तक बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना, यानी ये जो संख्याएं हैं, ठीक है ना, ये संख्याएं हैं वो क्या होंगी? इस दी हुई संख्या से पूर्णतः क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है, और इसी को क्या कहा जाता है? अपवर्त कहा जाता है। इसी संख्याओं को अपवर्त कहा जाता है क्योंकि ये संख्याएं दी हुई संख्या से पूर्णतः क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। ठीक है ना, यानी कह सकते हैं गुणज। गुणज का मतलब होता है, कह लीजिएगा गुणा, यानी उससे बड़ा, जो यहाँ नंबर दिया हो उससे बड़ा हो लेकिन इससे विभाजित होने वाला हो। यानी 6 का अगर आपको अपवर्त पूछता है या 6 का गुणज पूछता है तो कहेंगे 6, 12, 18, 24, ऐसे डॉट डॉट करके आगे बढ़ता चला जाएगा। वहीं अगर 7 की बात करें, 7 का अपवर्त क्या होगा? तो कहेंगे सर 7 का अपवर्त 7 हो सकता है, 14 हो सकता है, 21 हो सकता है, 28 हो सकता है, ऐसे डॉट डॉट करके आगे क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। ये हो गया मित्र क्या? 7 का अपवर्त या गुणज हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं गुणज आपको समझ में आया होगा। या कह सकते हैं कि अपवर्त वह संख्या होता है, अपवर्त वह संख्या होता है या दी हुई संख्याओं से पूर्णतः क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। अब देखिए यहीं पे समझ लेते हैं कि अपवर्त तो समझ में आ गया, लेकिन हम बात करते हैं कि समापवर्त क्या होता है। तो समापवर्त जो होता है मित्र, दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन अपवर्त। ठीक है ना, किसे मिलकर बना है? सम धन अपवर्त। अब सम का मतलब समान, अपवर्त का मतलब गुणज, यानी हम ऐसे अपवर्त, या सम का मतलब समान, अपवर्त का मतलब गुणज, यानी ऐसे हम अपवर्त को लेंगे जो दोनों में क्या हो? समान हो, जो दोनों में क्या हो मित्र? समान हो। जैसे अगर हम बात करें, अगर यहाँ हम 12 का ले लेते हैं तो 12 और 6 और 12 का आप अगर आपसे पूछेगा कि समापवर्त क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, 12 है, ये हो गया 12 दूना 24 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ऐसे डॉट डॉट करके क्या होता जाएगा मित्र? बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 6 और 12 का सबसे छोटा अपवर्त क्या होगा, तो आपको देखना 6 और 12 का सबसे छोटा समापवर्त क्या होगा। तो समापवर्त में सम का मतलब होता है मित्र समान, और अपवर्त का मतलब होता है गुणज। यानी जो दोनों में गुणज मिलता जुलता होगा, जो दोनों में समान होगा, वही होगा क्या? तो कहेंगे समापवर्त। अब ध्यान दीजिए, आपको 24 इसमें भी दिखाई दे रहा है, 24 इसमें भी दिखाई दे रहा है, तो कह सकते हैं कि 6 और 12 का सबसे छोटा जो समापवर्त होगा वो होगा 24। क्या होगा मित्र? 24 होगा। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? कहेंगे नहीं सर, समझ में आया। तो 6 और 12 का सबसे छोटा समापवर्त कितना हो गया? 24। अपवर्तक का मतलब गुणज, यानी किसी संख्या का अगर आपसे अपवर्तक पूछता है तो आप प्रश्न उठता है कि कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रश्न आपसे पूछता है कि जैसे 4 ऑप्शन दे दिया, कह दिया निम्न में से 6 का अपवर्त है। अब 6 के अपवर्त में अगर इनमें से कोई विकल्प मिल रहा है तब तो सही है, अगर नहीं मिल रहा है तो इनमें से कोई नहीं। जैसे कह दिया कि 6 का अपवर्त है, 6 का आपसे अपवर्त पूछ दिया, ऑप्शन में दे दिया 5, 8, 12, 13, तो आप 6 का अपवर्त क्या बताएंगे? तो कहेंगे सर 6 का अपवर्त 12 होगा, क्योंकि 6 के अपवर्त का मतलब होता है गुणज, और गुणज का मतलब होता है उससे बड़ा गुणा। गुणज का मतलब क्या होता है? उससे बड़ी संख्या जो कि 6 से क्या हो जाए? कट जाए। तो इस टाइप के आपसे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। वहीं समापवर्त की बात करें, जैसे यहीं पे कह देगा 6 और 12 का समापवर्त सबसे छोटा निम्न में से समापवर्त होगा, ऑप्शन दे दिया, मान के चलिए अगर मान दे दिया 23,
ठीक है, 28, 24, 45। अगर ये 4 ऑप्शन दे दिया, आपसे पूछ रहा है 6 और 12 का समापवर्त है, तो आप क्या बताएंगे? 24, क्योंकि 6 और 12 से 24 आपका क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इसकी वजह से इन दोनों का क्या हो जाएगा? समापवर्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मित्र इतना आप समझ पाए होंगे। अब देखिए डिफिनीशन कैसे बनता है। ठीक है मित्र, अब देखिएगा डिफिनीशन कैसे बनता है। यानी लघुत्तम, लघुत्तम का मतलब होता है वह छोटा। अब देखिए हमने इसमें छोटा ही लिया है, क्योंकि अगर बड़ा लेंगे तो अनंत हो सकता है। आप 24 के बाद 48 भी हो सकता है। ठीक है मित्र, इसमें भी 48 आ जाएगा, 6 बटे 48, तो ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो अगर हम बात करें कि इसका कैसे हम डिफिनीशन बनाते हैं, तो कहता है लघुत्तम का मतलब होता है छोटा, यानी छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतया क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, उसी को क्या कहा जाता है? कहा जाता है लघुत्तम समापवर्त। ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ छोटी से छोटी संख्या लेना है, तो छोटी से छोटी संख्या 6 और 12 की लघुत्तम छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? कौन सा समापवर्त है? तो कहेंगे सर 24 समापवर्त है, जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। तो यही 24 या कह सकते हैं इसका समापवर्त है, या कह सकते हैं 24 इसका लघुत्तम समापवर्त है। लघुत्तम समापवर्त कहेंगे क्यों? क्योंकि 24 जो होता है इन दोनों का सबसे छोटा समापवर्त है, सबसे छोटा अपवर्त है। इसकी वजह से इसको क्या कहा जाएगा? लघुत्तम समापवर्त। अगर वहीं 48 की बात करें मित्र, तो 48 लघुत्तम समापवर्त नहीं होगा, क्योंकि लघुत्तम का मतलब होता है कि छोटा से छोटा संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। तो इन दोनों में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दोनों में लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, तो बताएंगे 24। उम्मीद करते हैं मित्र इतना आप समझ पाए होंगे। चलिए मित्र, अब हम बात कर लेते हैं अपवर्तक की। ठीक है ना। अपवर्तक क्या होता है उसके विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो आपका होता है एचसीएफ यानी जीसीडी होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या कह सकते हैं एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसमें होता है महत्तम समापवर्तक। तो देखिए समापवर्तक भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक सम धन अपवर्तक। तो पहले हमें जानना होगा कि अपवर्तक क्या है। ठीक है ना। अपवर्तक या इसको आप गुणनखंड भी कह सकते हैं। ठीक है ना। अपवर्तक या इसको क्या कह सकते हैं? गुणनखंड। इंग्लिश में बात करें तो इसको कहा जाता है फैक्टर। कहा जाता है मित्र? कहेंगे फैक्टर। अब ध्यान दीजिए, अपवर्तक हम कहते किसे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। यानी दी हुई संख्या का वह छोटी से छोटी संख्या, सॉरी, अपवर्तक होता है कि दी हुई संख्याओं का वह संख्या जो दी हुई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतः क्या कर दे? विभाजित कर दे। यानी वह संख्या जो दी हुई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतः क्या कर दे? विभाजित कर दे, उसी को क्या कहा जाता है? गुणनखंड या अपवर्तक कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करें 6 का अपवर्तक की, तो 6 का अपवर्तक कौन कौन हो सकता है? तो कहेंगे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है। अगर वहीं 12 का अपवर्तक पूछें कि 12 का अपवर्तक क्या होगा, तो कहेंगे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 12 हो सकता है। तो हमने बताया कि वह संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतः क्या कर दे? विभाजित कर दे। ठीक है ना। तो वह संख्या जो दी हुई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, उसे क्या कहते हैं? तो कहेंगे अपवर्तक कहते हैं या गुणनखंड कहते हैं। अब ध्यान से देख लीजिएगा, आपको 6 और 12 में कौन कौन सी संख्याएं ऐसी नजर आ रही हैं जो आप 6 और 12 को पूर्णतः क्या कर दें? विभाजित कर दें। तो कहेंगे सर 2 भी जो है 6 और 12 को पूर्णतः विभाजित कर देगी, 3 भी 6 और 12 को विभाजित कर देगी, और 6 भी आपके 6 और 12 को क्या कर देगी? विभाजित कर देगी। यानी इस प्रकार कह सकते हैं कि 6 और 12 के जो अपवर्तक होंगे वो आपके 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं। अब बात आती है कि समापवर्तक किसे कहते हैं। तो समाप का मतलब होता है सम, सम का मतलब समान, दोनों में समान होना चाहिए। और ठीक है ना, दोनों में क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अब प्लस दोनों को क्या करना चाहिए? विभाजित होना करना चाहिए। अब देखिए दोनों में कौन समान होगा, तो कहेंगे सर दो दोनों में क्या है? समान है। दो दोनों में क्या है? समान है। ठीक है ना। और 3 भी दोनों में समान है, 6 भी दोनों में समान है। इसका मतलब 2, 3 और 6 ही क्या है? 6 और 12 के समापवर्तक है। ठीक है मित्र। जबकि अपवर्तक की बात करेगा तो 6 का अपवर्तक 1, 2, 3, 6 होगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है अपवर्तक का जो डिफिनेशन होता है वो कहता है कि वह
संख्या जो दी हुई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतः क्या कर दे, विभाजित कर दे। अब जैसे 2 से 6 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 3 से भी 6 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 6 से भी 6 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। यानी कह सकते हैं कि यह इसका एक तरह से गुणनखंड है। क्या कह सकते हैं मित्र, एक तरह से इसका क्या है, गुणनखंड है, जो 6 को पूर्णतः विभाजित कर देगा। अगर आपसे 6 का अपवर्तक पूछता है तब तो आप बताएंगे 1 2 3 6। अगर आपसे पूछता है कि 6 और 12 का समापवर्तक क्या होगा, तो सम का मतलब समान और अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड। तब हमें इन दोनों संख्याओं में समान गुणनखंड को ढूंढना पड़ जाएगा। तो अब इन दोनों संख्याओं में हमने समान गुणनखंड क्या ढूंढा, हमने ढूंढा दोनों में समान है, 3 भी समान है, 6 भी है। इसका मतलब 6 और 12 का जो समापवर्तक होगा वो होगा 2 3 और 6। उम्मीद करते हैं मित्र आप इतना आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। लेकिन अब देखिए, जो महत्तम यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसका अगर डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन कह रहा है कि महत्तम समापवर्तक, तो महत्तम का मतलब होता है बड़ी से बड़ी। महत्तम का क्या मतलब होता है, बड़ी से बड़ी। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतया क्या कर दे, विभाजित कर दे। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतया क्या कर दे, विभाजित कर दे, उसी को कहा जाता है महत्तम समापवर्तक। अब ध्यान दीजिए, महत्तम से मतलब हुआ कि हमें कैसी संख्या लेनी है, तो कहेंगे सर बड़ी संख्या लेनी है, ठीक है ना। तो अब बताइए कि 6 और 12 के अपवर्तक में कौन बड़ी से बड़ी संख्या है, तो कहेंगे सर इनमें 6 बड़ी से बड़ी संख्या है जो समापवर्तक है। पहली बात तो समापवर्तक है और महत्तम भी है, समापवर्तक भी है और क्या है, महत्तम भी है। तो यही जो होगा वो 6 और 12 का क्या कहला जाएगा, कहेंगे सर यही आपका मस हो जाएगा। क्योंकि मस कहता है, महत्तम समापवर्तक कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो दी हुई संख्या 6 और 12 है और साथ ही साथ 6 और 12 का साथ में समापवर्तक लगा हुआ है। तो समापवर्तक का मतलब होता है कि दोनों में मिलता जुलता हो, तो और सबसे बड़ा से भी बड़ा होना चाहिए। तो हमने देखा 6 का सबसे बड़ा 6 है और 12 का सबसे बड़ा 12 है, लेकिन दोनों में मिलता जुलता हो तभी तो समापवर्तक होगा। कहेंगे हाँ बिल्कुल, तो 6 दोनों में मिलता जुलता है, इसकी वजह से इसको हम समापवर्तक कह देंगे। लेकिन बात करेंगे महत्तम समापवर्तक की, तो महत्तम समापवर्तक को 6 को कहेंगे। हालांकि समापवर्तक में 2 और 3 भी आएगा, लेकिन महत्तम समापवर्तक में क्या आएगा, तो होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। तो दी हुई संख्याएं क्या हैं, 6 और 12 हैं और 6 इसको पूर्णतः विभाजित कर देगा। अब इसमें कुछ बचने वाला नहीं है, इसका मतलब है कि 6 इसका क्या कहलाया जाएगा, मसा कहलाएगा। उम्मीद करते हैं मित्र आपको यह कॉमन चीज अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब चलिए मित्र, अब हम बात कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड की। ठीक है मित्र, किसकी बात कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड की। अब ध्यान से सुनिएगा, अभाज्य गुणनखंड का मतलब, अ का मतलब होता है नहीं, भाज्य का मतलब विभाजित होने वाली, ठीक है ना। यानी कह सकते हैं अभाज्य गुणनखंड को अभाज्य गुणनखंड, ठीक है मित्र। इसको कहा जाता है प्राइम फैक्टर। क्या कहा जाता है, प्राइम फैक्टर। चीजों को समझते हैं मित्र। अब देखिए, इसमें जो अभाज्य है, अ जो है उसमें भाज्य में अ उपसर्ग लगा हुआ है, तो अ का मतलब हुआ क्या, तो कहेंगे नहीं। अ का मतलब क्या हो गया, नहीं। और भाज्य का मतलब होता है क्या, तो कहेंगे विभाजित होने वाला। क्या होता है, विभाजित होने वाला। यानी ऐसी संख्या जो एक से कटे या तो स्वयं से कटे या अन्य किसी संख्याओं से विभाजित नहीं हो, एक या स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्याओं से विभाजित नहीं हो, उन्हीं संख्याओं को कहा जाता है क्या, तो कहेंगे सर अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड यानी फैक्टर, तो अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, तो कहेंगे ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड किस रूप में हो, तो कहेंगे अभाज्य संख्या के रूप में हो, उन्हीं को क्या कहा जाता है, अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो कहेंगे सर 2 गुणे क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 2 भी एक अभाज्य संख्या और 3 भी, यानी जो इसके खंड हैं, 12 के जो खंड हैं वो अभाज्य हैं। तो गुणनखंड किसे कहते हैं, तो कहेंगे ऐसी संख्याएं जो गुणन के रूप में हो,
ठीक है ना। ऐसी संख्याएं जो गुणा के रूप में हो उसको गुणनखंड कहा जाता है। छोटे छोटे पार्ट में हो प्लस गुणे के रूप में हो, तो ये छोटे छोटे पार्ट में है और गुणे के रूप में है, और साथ ही साथ ये अभाज्य है, इसकी वजह से इसको क्या कहा गया, कहेंगे अभाज्य गुणनखंड। उम्मीद करते हैं मित्र अभाज्य गुणनखंड आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चीजों को आज मैंने आपको समझाया मित्र कि चीजें कैसे होती हैं, चीजों को कैसे समझते हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले इन चीजों को जानना अति अनिवार्य है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न पूछ लेगा कि 6 का अपवर्तक, 6 का अपवर्त्य है, ऐसे प्रश्न पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 1 मान के चलिए ऐसा पूछ लिया कि 6 का अपवर्त्य है, तो कहेंगे सर ऑप्शन दे दिया पहला 5, ऑप्शन दे दिया दूसरा 8, ऑप्शन दे दिया तीसरा जो है वो मान के चलिए आपका दे दिया 24, ठीक है 24, और जो अब चौथा ऑप्शन दे दिया वो दे दिया 11। तो आप बता दो मित्र आपके दृष्टिकोण से इस क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही हो पाएगा। तो कहेंगे सर अपवर्त्य का मतलब होता है क्या, अपवर्त्य का मतलब गुणज, और गुणज का मतलब 6 से जो कट जाएगा, यानी 6 से बड़ा होना चाहिए और 6 से कटना चाहिए, वही क्या हो जाएगा, अपवर्त्य हो जाएगा। तो 6 का गुणज कौन है, तो कहेंगे सर 24 है। इसका मतलब इसका कौन सा विकल्प सही होगा, तो कहेंगे सर 24 हो जाएगा। अगर अगला क्वेश्चन वही कह दे कि 6 का समापवर्त्य क्या होगा, ठीक है ना, कह देगा 6 का समापवर्त या 12 और 6 का समापवर्त कह लीजिए, या कह देते हैं 15 और 30 का समापवर्त होगा, 15 और 30 का समापवर्त होगा। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा है जाए कि 12, 15 और 30 का समापवर्त होगा, ऑप्शन आपको दे दे मित्र, पहला क्या दे दे, पहला दे दे आपका 16, दूसरा दे दे आपका 35, तीसरा दे दे आपका 60, और चौथा ऑप्शन दे दे आपका 45। तो आप बता दो मित्र आपके दृष्टिकोण से इस क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही होगा। तो विकल्प जो सही होगा मित्र वो आपका विकल्प होगा क्या, तो कहेंगे सर 12। क्यों, क्योंकि 15 और 30 का जो गुणज होगा वह 60 ऐसा गुणज होगा जो समापवर्त्य होगा, यानी सम अपवर्त्य होगा, जो 15 के भी गुणज में आएगा और 30 के भी गुणज में आएगा और दोनों से विभाजित हो जाएगा। इसकी वजह से ये 60 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मित्र आपको समझ में आया होगा। अगर मान के चलिए अगला क्वेश्चन आपसे इस टाइप का बन जाए कि तीसरा क्वेश्चन बन जाए कि 6 का अपवर्तक है, 6 का अपवर्तक है, ध्यान दीजिएगा ये आपके टेट सीटेट की दृष्टिकोण से, सुपर टेट के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। 6 का अपवर्तक है, आपसे प्रश्न ऑप्शन दे दिया मान के चलिए, अगर आपसे ऑप्शन पहले दे दिया मित्र कि 5, दूसरा ऑप्शन दे दिया 8, तीसरा ऑप्शन दे दिया 12, चौथा ऑप्शन आपको दे दिया मित्र 2, तो आप बताओ 6 का अपवर्तक क्या होगा। तो कहेंगे सर 6 का अपवर्तक का मतलब गुणनखंड, अपवर्तक का मतलब क्या होता है, गुणनखंड। तो कहेंगे 6 का कौन सा गुणनखंड इसमें मिल रहा है, तो कहेंगे सर जो 2 है वो 6 का गुणनखंड है। यानी अपवर्तक क्या होता है, तो अपवर्तक वे संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः क्या कर देती हैं, विभाजित कर देती हैं। यानी 2 से आप 6 कट जाएगा, तो कहेंगे हाँ सर बिल्कुल कट जाएगा। क्या इनमें और विकल्प से 6 कटेगा, कहेंगे नहीं कटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 6 का अपवर्तक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या आपसे इस टाइप के भी प्रश्न बन सकते हैं, जैसे आपसे कह दिया कि मान के चलिए कह दिया 13 एवं, या ले लीजिए 15 एवं 30, 15 एवं 30 ले लेते हैं, 15 एवं 30, 15 एवं 30 के समापवर्तक होंगे, समापवर्तक होंगे, ठीक है मित्र। ऑप्शन दे देगा आपका, जैसे ऑप्शन दे दिया आपका, पहला ऑप्शन दे दिया आपका 5, दूसरा ऑप्शन दे दिया 3, तीसरा ऑप्शन आपका दे दिया, ठीक है, तीसरा ऑप्शन दे दिया 15, और चौथा ऑप्शन दे दिया सभी। तो आप बता दो मित्र आपके दृष्टिकोण से कौन सा विकल्प सही होगा। तो कहेंगे सर जो इसका विकल्प होगा वह होगा डी। क्यों, क्योंकि 15 और 30 का समापवर्तक का मतलब क्या होता है, तो समापवर्तक का मतलब होता है मित्र, पहले अपवर्तक जान लेते हैं। अपवर्तक का मतलब होता है 15 का अपवर्तक जो होगा वो कौन कौन सा हो सकता है, तो 15 3 से भी कर सकता है, 5 से भी कर सकता है, 15 से भी कर सकता है। वहीं 30 के अपवर्तक की बात करें तो 30 का अपवर्तक क्या हो सकता है, तो कहेंगे 30 5 से भी कर सकता है, 3 से भी कर सकता है, 15 से भी कर सकता है। इसका मतलब समापवर्तक क्या हुआ, तो कहेंगे जो दोनों में समान हो, ऐसे अपवर्तक जो दोनों में समान हो उन्हीं को कहा जाता है समापवर्तक। तो दोनों के गुणनखंड में 15 में भी आपका आ जाएगा 3 5, ठीक है 3 5, उसके बाद आपका हो जाएगा 3 5 15,
ठीक है। वहीं बात करें 30 का, तो 30 में क्या क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है, और 15 आ जाएगा तथा 30 आ जाएगा। तो कहेंगे कि इसमें 3 भी दोनों में शामिल है, 5 भी दोनों में शामिल है और 15 भी दोनों में शामिल है। यानी ऐसे इसका तो यह अपवर्तक हुआ, इन 12 का 15 का ये अपवर्तक हुआ, 30 का ये अपवर्तक हुआ। तो समापवर्तक का मतलब होता है ऐसे अपवर्तक जो दोनों में समान हो। तो दोनों में कौन कौन समान है, कहेंगे सर 5 भी समान है, 3 भी और 15 भी। इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, कहेंगे सर डी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो में आप इतना समझ पाए हैं। ठीक है मित्र, आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा मित्र। हम अगली वीडियो में मिलते हैं मित्र आपके अगले चैप्टर के साथ। इसी के क्वेश्चन को लेकर हम समझेंगे लस एवं मस, लस एवं मस के मित्र हम समझेंगे क्वेश्चन को, साथ ही साथ इनकी विधियों को, भाग विधि को समझेंगे और गुणनखंड विधि को समझेंगे। साथ ही साथ शॉर्टकट मेथड से कैसे हम लसा निकालते हैं और शॉर्टकट मेथड से कैसे हम मसा निकालते हैं, या एक ही मेथड से लसा और मैसा कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन के साथ इसी चैप्टर के यानी लसा और मसा के क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं मित्र। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है मित्र, तो पिछले वीडियो में बटन में बगल में आई बटन क्लिक करके उसको आप जरूर देखिएगा। काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला होने वाली है अगली वीडियो में। ठीक है मित्र, तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा मित्र। यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए मित्र, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।